आज हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एटॉमिक साइज के ऊपर बात की जाएगी। एटॉमिक साइज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसा कि हम देखेंगे कि तमाम दूसरी प्रॉपर्टीज को किसी ना किसी अंदाज के अंदर एटॉमिक साइज इफेक्ट करता है। एटॉमिक साइज को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ रेडियस, क्योंकि एटम्स के बारे में ख्याल ये है कि एटम सर्कुलर या स्फेरिकल शेप रखता है। तो सर्कुलर समझा जाए या स्फेरिकल समझा जाए, उसके साइज का ज़्यादा होना या कम होना हमें रेडियस से पता लगता है। रेडियस छोटा है तो इसका मतलब साइज कम है, और रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब साइज ज़्यादा है। एटम सिर्फ एटम ही नहीं होता, एटम बाज़ औक़ात आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम जब एटॉमिक साइज की बात करते होते हैं तो हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात करते हैं, और हम कहते हैं कि इट मे बी एटॉमिक रेडियस, जिसको बाज़ औक़ात कोवलेंट रेडियस भी कहा जाता है। और दूसरा होता है आयनिक रेडियस। तो एटम इन द फॉर्म ऑफ एटम अपना जो साइज शो अप करेगा वो हम उसके कोवलेंट कंपाउंड से मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली एटम से भी मेजर किया जा सकता है, इसलिए उसे एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस कहते हैं। जबकि एटम जब आयन चेंज हो जाएगा तो फिर उसको जो रेडियस मालूम किया जाएगा वो कहलाएगा आयनिक रेडियस। एटम का जो साइज है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? उसकी मेजरमेंट के लिए नॉर्मली एक्स-रेज का इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्स-रेज की जो वेवलेंथ होती है वो एटॉमिक रेडियस के कंपेरेबल होती है। जितना एटम का साइज होता है, जो एटम का रेडियस है, तकरीबन उतनी ही एक्स-रे की वेवलेंथ होती है, इसलिए हम एक्स-रेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए जो यूनिट बनाया गया है वो यूनिट बनाया गया है पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। और हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो ये दो तरह के यूनिट्स जो है वो आमतौर पर यूज किए जाते हैं। इसको आप ऐसा यूनिट के साथ रिलेट कर सकते हैं, और ये कन्वेंशनल यूनिट है जो स्पेसिफिकली एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए बताया गया है। लेकिन मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस को इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉल की तरह नहीं होते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। और जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इसको देखते हैं और इसको समझते हैं तो हमें पता लगता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कोई खास बाउंड्री नहीं रखता, और ये क्लाउड जो है ये किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको नलीफाई नहीं कर सकते, आप इसको जीरो नहीं कर सकते। मुराद ये है कि कहीं ना कहीं आपको, मतलब लेट्स से कि आप यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ 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 मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगी, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ये कभी भी जीरो नहीं होती। मुराद कि कोई एक खास बाउंड्री जो है वो इसकी हम मार्क नहीं कर सकते। लिहाजा हमेशा एक चैलेंज रहता है कि जब इसकी मेजरमेंट की जाएगी तो कहाँ से की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम किसी एक एटम की बाउंड्री को डिफाइन कर भी लें तो वो एटम अकेला तो नहीं होगा, उस एटम के साथ दूसरे एटम भी होंगे, और एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव को रिपेल करता है, जिसकी वजह से एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो चेंज होता रहता है।
उसकी लेंथ बदलती रहती है, उसको रेडियस कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, ये कितना आसान काम नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझे बगैर एटॉमिक रेडियस को अंडरस्टैंड करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लिहाजा इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक दफ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जहन में ले आना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो फिर इस चैलेंज को आसानी से समझा जा सकता है कि ये बहुत मुश्किल चैलेंज है, बट स्टिल ये काम किया जाता है। और इस काम करने के दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो पहला तरीका है डिफाइन करने का वो ये होता है कि हम एटम के न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके दरमियान एवरेज डिस्टेंस को मालूम करते हैं। लेट्स से कि पहले यहां से डिस्टेंस मेजर कर लिया, फिर यहां से डिस्टेंस मेजर कर लिया, फिर यहां से कर लिया, फिर यहां से कर लिया, तो नंबर ऑफ वैल्यूज लेकर फाइनली फिर इन तमाम वैल्यूज की जो एवरेज ली जाएगी हम इसको डिफाइन करेंगे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये एक तरीका है, उसमें एक अंदाजा किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहां तक होगा। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ये बात क्लैरिफाइड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जीरो नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो ये एक चैलेंजिंग काम होता है। लिहाजा डिफरेंट साइज ऑफ मेजरमेंट ली जाती है और वो मेजरमेंट लेने के बाद उन तमाम मेजरमेंट का एवरेज काम लिया जाता है। तो ये यकीनन एक मुश्किल काम है, एक मुश्किल टेक्निक है, बट याद करने के लिए एक बड़ी आसान डेफिनेशन है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। इसका दूसरा तरीका एक बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि हमारे पास लेट्स से कि दो एटम है जो आपस में बाउंड है। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी तो पोजीशन हम पता कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि ये जो बाउंड एटम है इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस मालूम किया जाता है और देन इस डिस्टेंस को हाफ किया जाता है। तो इस तरह से हमें जो है वो एक एटम का रेडियस पता लग जाता है कि वो कितना है। सो हम कह सकते हैं द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द bonded nuclei between the nuclei of the two bonded atoms। दोनों तरह से इसे आप बता सकते हैं कि बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका आधा, इसको आप कहेंगे एटॉमिक रेडियस। और यहां से आप समझ सकते हैं कि ये तो तब मुमकिन है जब कोवलेंट बॉन्ड हो। कोवलेंट बॉन्ड में हम बात करते हैं कि सेम एटम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से कोवलेंट हो गया या क्लोरीन का क्लोरीन से कोवलेंट हो गया। तो यही वजह है कि एटॉमिक रेडियस को बात कोवलेंट रेडियस और कोवलेंट रेडियस को एटॉमिक रेडियस के तौर पर स्टडी किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। बाद लोग इनको अलग अलग भी समझते हैं। तो ये दो तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। या तो कहा जा सकता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या कहा जा सकता है द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस का हाफ, उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो यहां तक तो होगी डेफिनेशन उसकी मेजरमेंट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का रेडियस जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करता है, और उसके लिए हमारे पास होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज करता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ पीरियड्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। पीरियड और ग्रुप्स ये आमतौर पर नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए स्टडी की जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की एक रफ सी शेप बनाऊं तो वो शेप कैसे होगी, वो शेप इस तरह से बनेगी। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है आप समझते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए हम पीरियड और ग्रुप में अलग से स्टडी करेंगे। ये जो अंदर वाला रीजन बच गया है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके अलावा
वो सीरीज यूज की जाती है, उसको सीरीज के अंदर स्टडी की जाता है। तो हम इसको शुरू करते हैं पीरियड के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स से। तो नॉर्मल एलिमेंट के पीरियड में लेट्स से मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पर सेकंड पीरियड को कंसीडर करता हूं, पीरियड नंबर 2। तो सेकंड पीरियड के अंदर हम मूव करते हैं लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक। लिथियम में आप जानते हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 शेल होते हैं। फ्लोरीन में भी 2 शेल होते हैं लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिस तरह यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर उसी तरह से 3 प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, और यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहां पे 9 प्रोटॉन भी। तो पीरियड के अंदर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एटम का साइज डिक्रीज करेगा। और वो डिक्रीज क्यों करेगा, वो डिक्रीज इसलिए करेगा कि आप देख सकते हैं यहां 3 प्रोटॉन है और यहां 9 प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन की 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन वीकर होगी, और 9 प्रोटॉन की 9 इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर होगी। तो जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो साइज उसका डिक्रीज करेगा। यहां साइज ज्यादा है क्योंकि अट्रैक्शन कम है, और यहां अट्रैक्शन ज्यादा है लिहाजा साइज कम है। सो द मेन रीजन जो कि पीरियड के अंदर साइज को इफेक्ट करती है, एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करती है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की इंक्रीज करने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है। इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, पहले जरा हम ग्रुप्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर क्या हो रहा है। ग्रुप्स के अंदर आप जानते हैं पीरियड्स क्या है, ये पीरियड्स है जो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, और ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स ये यहां पे होते हैं जिनको हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। तो अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, ग्रुप्स की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। और क्यों इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, किसी एक पीरियड को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स से हम बात करते हैं पहले पीरियड के अंदर, पहले ग्रुप के अंदर, सॉरी ग्रुप को देखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं लिथियम से आते हैं कहां तक, हम चले सीजियम तक आते हैं, लिथियम से सीजियम तक। अब लिथियम के अंदर हम देख चुके हैं 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 2 शेल, लेकिन सीजियम के अंदर 55 प्रोटॉन्स हैं, 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स देखें, नंबर ऑफ शेल्स इसमें ज्यादा है, ऑलमोस्ट 6 शेल्स होते हैं इसमें। तो 6 शेल होने की वजह से बेशक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स देखने में ज्यादा लग रही है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ चुके हैं तो शेल के बढ़ने की वजह से उसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही। अब ये आप नोट करेंगे कि शेल वाला जो फैक्टर है जो यहां पे अपना रोल प्ले कर रहा है वो यहां रोल प्ले नहीं कर रहा था, यहां शेल सेम रहती है, इसलिए प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से इफेक्ट नजर आता है। यहां प्रोटॉन का बढ़ना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि शेल बढ़ते हैं, और शेल के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली दूर चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो साइज उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ शेल के ज्यादा होने की वजह से साइज उसका इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। बेशक प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जाहिर तौर पर बढ़ रही है। जाहिर तौर पर मैं क्यों कह रहा हूं उसको भी अंडरस्टैंड करिएगा। यहां पे एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो क्या है, जहां पे हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
तो वहां पे हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो जिस तरह प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रही है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन बढ़ रही है। तो बेसिकली चार्ज ज्यादा होने का, यानी प्रोटॉन ज्यादा होने का और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का एक पॉजिटिव फैक्टर भी है और एक नेगेटिव फैक्टर भी है। पॉजिटिव फैक्टर ये है कि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन पे फर्क पड़ता है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कमजोर करते हैं और ये फिनोमिना शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। अब लेट्स से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहां अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं? वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मतलब जितनी हम सोच रहे हैं कि होनी चाहिए वो उतनी नहीं होगी, बल्कि उससे कम होगी। सिमिलरली आप इसे अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं। लिथियम के बाद कौन आता है? सोडियम। लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, पोटाशियम में 4 शेल है, रुबिडियम में 5 शेल है, सीजियम में 6 शेल है। तो जो शेल की तादाद बढ़ती जाएगी तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब आप फिर एक बात देखें कि पीरियड के अंदर ये मसला नहीं है, ग्रुप में ये मसला है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से भी डिस्टेंस बढ़ता है, फासला बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है और उसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और ये दोनों चीजें जो हैं ये पीरियड के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करती। इसलिए प्रोटॉन की तादाद का ज्यादा होना यहाँ अपना इफेक्ट शो करता है। यहाँ प्रोटॉन की तादाद के ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेल बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो वो दोनों फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैं उनको समराइज कर रहा हूं। एक है नंबर ऑफ शेल और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह कि ग्रुप में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अपना इफेक्ट शो नहीं करते इन दोनों फैक्टर की वजह से। और ये दोनों फैक्टर पीरियड के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करते, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से पीरियड के अंदर साइज जो है वो कम हो जाता है। अब जरा एक नजर लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, और हम बात करते हैं ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। ट्रांजिशन सीरीज के अंदर फिनोमिना बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ छोटा सा ग्राफ बना के इसे खत्म करूंगा, और मेरा ख्याल है कि हम उसको एक अलग लेक्चर के अंदर कवर करें, जहां पे मैं आपको ट्रांजिशन सीरीज के अंदर बताऊं कि एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है। वो एक अपने अंदर एक डिटेल टॉपिक है। तो इस वक्त सिंपल ये आप याद करें कि ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो रेडियस है, जो साइज है, वो कॉन्स्टेंटली ना कम होता है ना ज्यादा होता है, बल्कि पहली बात तो ये है कि ट्रांजिशन सीरीज हम पीरियड को ही स्टडी करते हैं। हम आमतौर पर इसमें ग्रुप्स की बात नहीं करते, पीरियड्स की ही बात करते हैं। और पीरियड की बात करते हुए यहां से अगर आप यहां तक मूव कर रहे हैं, ये स्कैंडियम है एटॉमिक नंबर 21, ये जिंक है एटॉमिक नंबर 30, तो साइज कैसे वेरी करेगा? साइज पहले कम होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। साइज पहले कम होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर बढ़ेगा। ये क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं
तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एंटर नहीं होता, बल्कि वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल में दाखिल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप आयरन की कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आयरन एटॉमिक नंबर 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p6 के बाद कौन आता है? 4s2, और 4s2 के बाद कौन आता है? 3d, और 3d में 6। अब आप नोट करें कि 3d जो है ये 4s के बाद आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर मौजूद है। वैलेंस शेल कौन सा है? 4th वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहे हैं? 3rd में एंटर हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बिहेवियर नॉर्मल एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम लेंथोइड कंट्रैक्शन में भी बात करेंगे कि लेंथोइड कंट्रैक्शन क्या है और वो क्यों एग्जिस्ट करती है। अल्लाह हाफ़िज़।